नमस्कार। जय सरदार, जय संविधान, जय भीम। प्यारे साथियों, देशवासियों, आज फेसबुक लाइव के माध्यम से बुलेटिन 8 PM पर सरकार से तीखा सवाल करने के लिए मैं आप सबके साथ हाजिर हूं। बीच में मैं डॉक्टर RS पटेल, आप सबका प्यारा दोस्त, और आप देख रहे हैं बुलेटिन 8 PM पर सरकार से तीखा सवाल। तमाम बातचीत करने से पहले अपने महापुरुषों को नमन करता हूं। महापुरुषों के क्रम में वंचितों के सभी महापुरुषों सहित सरदार भगत सिंह को नमन करता हूं। जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सरकार से तीखा सवाल करने के लिए बेलाग लपेट और बेबाक सवाल, सीधा सवाल और तीखा सवाल बुलेटिन 8 PM पर। आज सबसे पहले 5-6 सवाल सरकार से हैं। इन 5-6 सवालों के साथ सरकार और सरकार के नुमाइंदे, मोदी और मोदी के अंधभक्त, सरकार के अंधभक्त, इन सबसे सवाल है। सबसे पहला सवाल कि मोदी जी, सवाल बहुत है लेकिन 5 प्रमुख सवाल के साथ, कि आपने अपने प्रथम कार्यकाल में मोदी सरकार पार्ट 1 में आपने नोटबंदी किया था। 8 नवंबर 2016 में आपने नोटबंदी किया था। नोटबंदी में आपने गिनाया था कि नोटबंदी के कारण भारत में भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, आतंकवाद का कमर तोड़ देंगे, और आपने यह भी कहा था कि देश में जाली करेंसी खत्म होगी, देश में विकास का नया दौर होगा। लेकिन मोदी जी, आपसे सवाल है, या अंधभक्तों से भी सवाल है, कि नोटबंदी से एक भी फायदा हुआ हो, एक फायदा, तो आपके अंधभक्तों से सवाल है कि वो एक भी फायदा गिना में। नुकसान तो मैं 1000 गिना सकता हूं, क्योंकि देश में नोटबंदी जैसे आपके अचानक जो भी लिए गए फैसले इस देश में है मोदी जी, वो हिटलर शाही तरीके के फैसले हैं, और उस हिटलर शाही फैसले से देश का सिर्फ नुकसान हुआ है, एक भी फायदा कभी नहीं हुआ है। नोटबंदी किया आपने, छोटे मझोले व्यवसाय के कमर टूट गए, 36,000 छोटे कारोबारी विदेश शिफ्ट हो गए, और 15 करोड़ रोजगार खत्म हो गया भारत से। यह आपके नोटबंदी जैसी मूर्खता से भरी हुई विचारों का परिणाम रहा। हिटलर शाही से देश नहीं चलेगी मोदी जी, और आप हो कि हिटलर शाह के बाप हो। न देश के सदन में चर्चा करना है, न देश के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करना है, न विपक्ष से चर्चा करना है, न देश के जितने भी राजनीतिक दल है उनसे चर्चा करना है। आपके मन में आया सो कर दिया। इसके पीछे संघियों की खतरनाक चाल होती है। आपको पुतला बना के संघी इस देश में आतंक फैला रहे हैं। मोदी जी, यह सवाल है। तो पहला सवाल कि मोदी जी, एक
एक भी प्रॉफिट, एक भी फायदा नोटबंदी से देश को नहीं हुआ। भ्रष्टाचार 4 गुना बढ़ाया आपने नोटबंदी करा करके। उसके बाद पुलवामा जैसी आतंकवादी घटना हुई। पुलवामा जैसे आतंकवादी घटने में हमारे देश के तमाम नौजवान मारे गए। सिर्फ और सिर्फ नुकसान किया है आपने। दूसरा सवाल है मोदी जी, 2019 के चुनाव के ठीक पहले, 2019 के चुनाव के ठीक पहले जब आपके लिए 5 साल यानी मोदी सरकार पार्ट 1 के कार्यकाल में आपने कोई भी एक ऐसा काम नहीं किया था, जो वादा आपने किया था सब धोखा हुआ था, देश को बताने के लिए कुछ नहीं था आपकी। इसी बीच मोदी जी पुलवामा अटैक हो जाता है। पता नहीं अटैक हुआ या कराया गया, साजिश है शायद। आज तक देशवासियों को यह पता नहीं चला कि मोदी जी उस हाईवे पर जब पूरी तरह सीज था, केवल सेना की गाड़ी आनी थी, तो उस पर कार कहां से आई, 300 किलो का आरडीएक्स कहां से आया, 45 से ज्यादा भारत के नौजवानों की मौत हो गई, कैसे हुई, इसकी आज तक जांच नहीं हुआ मोदी जी। और आप दुनिया के पहले ऐसे नेता हो जो देश के सेनाओं के मारे जाने पर देश के लोगों के सामने सेना का सौगंध करके, सेना को मुद्दा बना करके आपने 2019 का चुनाव लड़ा और देश को मूर्ख बना के एक बार फिर पार्ट 2 में सत्ता पर काबिज होने में आप सफल रहे। लेकिन सवाल तो होगा मोदी जी, आखिर पुलवामा अटैक का आज तक कैसे हुआ, कौन है दोषी, कहां से क्या हुआ, उसका तार कहां से जुड़ा, कितने लोग दोषी पाए गए, उसकी जांच हुई कि नहीं हुई, ये सारी बातें मोदी जी दबी की दबी रह गई। एक से एक नए नए मुद्दे आपके लोग लाते रहे, अब पुलवामा को दबाते रहे। अब भारत की जनता भुलक्कड़ है, धार्मिक अफीम पिलाते हैं आपके लोग, और लोग धर्म के अफीम में पीकर भारत के लोग मदमस्त हो जाते हैं मोदी जी। पुलवामा का क्लियर आज तक आपने नहीं बताया कि हुआ कैसे, और देश के शहीदों के नाम, जिसके नाम आपने वोट मांगा, तमाम शहीदों को आज तक उसके परिवार को आपने नियम तरीके से व्यवस्थित तक नहीं किया मोदी जी। पुलवामा हमला हुआ, पुलवामा हमला की जांच नहीं हुई, या हुई तो देश के सामने लाया नहीं गया। बड़ी साजिश है मोदी जी, बड़ी साजिश। लेकिन अंध भक्तों को कौन समझाए, ये गोबर भक्त जो हैं ये जाहिल भक्ति में लगे रहते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, दावे के साथ, कि आखिर कब तक सवाल पूछता है देश, आखिर देश को कब तक मूर्ख बनाएंगे मोदी जी। अगला सवाल है, आपके शासन काल में मोदी जी बलात्कार चरम पर, देश के तमाम राज्यों में भारत की बेटियों के साथ दुराचार होता गया, अत्याचार होता गया, और देश की बेटियों के साथ अन्याय हुआ। लेकिन मोदी जी आप चुप रहे। इस बलात्कार की घटनाओं में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरफ्त में रहे, लेकिन मोदी जी आप चुप रहे।
आपके पार्टी के विधायक कुलदीप सेंगर उन्नाव, आपने मुंह तक नहीं खोला। कोर्ट से सजाएं उनको मिली, लेकिन आपने मुंह तक नहीं खोला। आप ही के पार्टी के पूर्व सांसद, आपके पार्टी के तमाम नेताओं के गुरु चिन्मयानंद नेट प्रॉब्लम थोड़ी रही प्यारे साथियों, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो प्यारे साथियों, चिन्मयानंद की बात कर रहा था। चिन्मयानंद जैसे पूर्व सांसद बाबाओं ने तेल मालिश करवाया, तमाम घटनाएं किया, जग जाहिर हुआ, लेकिन इस बलात्कारी जनता पार्टी के तमाम नेताओं के फंसने के बाद ये तमाम अनेक ऐसा मुद्दा लाता जाता है कि लोग भ्रमित हो जाते हैं, लोग भ्रमित हो जाते हैं और सवाल दब जाता है। हम तो सवाल करेंगे ही मोदी जी, और सवाल का जवाब देना तो पड़ेगा, इसलिए सवाल है। मोदी जी देश के उन तमाम नौजवानों के सामने उनके देश के भविष्य को चौपट करते हुए इस तरह की घटनाओं पर आंख क्यों मूंदते रहते हैं? आपकी चुप्पी सवाल खड़ा करता है। इसलिए सवाल करता हूं कि चिन्मयानंद जैसे बलात्कारी पार्टी के नेता, जिसको जेल से जाने के बाद जेल से छुट्टी दिया जाता है और जिस बेटी का सोता होता उसको जेल भेजा जाता है, ऐसी न्याय की व्यवस्था कहां से लाते हो संगियों? ये सवाल है। मोदी जी आप चुप रहते हो, इस पर सवाल है। प्यारे साथियों, अगला सवाल है, आपके शासन काल में इन बलात्कारियों पर चुप क्यों रहते हो? अभी आए दिन, बीते दिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन्माद फैलाया पाल घर में, और भारतीय जनता पार्टी के नेता के भाई ने साधु की हत्या किया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में ओबीसी की पाल परिवार की बेटी के साथ बलात्कार हुआ। अभी बीते दिन जल्द ही उन्नाव में फिर एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, लेकिन मोदी जी चुप रहते हो। क्यों चुप रहते हैं? यह सवाल देश की जनता आपसे पूछती है। इसलिए सवाल है मोदी जी, आपका चुप रहना मोदी जी दिल को दर्द देता है। मोदी जी, देश की जनता आपसे सवाल पूछती है। मोदी जी, हम चुप नहीं रहेंगे, सवाल तो पूछेंगे ही पूछेंगे। इसलिए अगला सवाल है, मोदी जी डीएसपी देवेंद्र सिंह आतंकवादियों का सरगना, आतंकवादियों का संरक्षक के रूप में पाया जाता है। मोदी जी यही जो देवेंद्र सिंह है उसका फोटो वायरल होता है कि काफी पहले वह संघ से जुड़ा हुआ देवेंद्र सिंह था। आखिर ऐसी घटना कहां से और ऐसी अंधभक्ति कहां से लाते हैं ये लोग? सवाल है कि देवेंद्र सिंह पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई और मामला ऐसे दफन कर दिया गया कि उसके जांच का पता इस देशवासियों को नहीं चला। सवाल है मोदी जी, देश की जनता आपसे सवाल पूछती है। अगला सवाल है, आपके कार्यकाल में मॉब लिंचिंग होती है मोदी जी, आप चुप रहते हो। ऊंझा में दलितों के साथ सामूहिक हत्या कराया गया दलितों का, तब भी आप चुप थे मोदी जी।
राजस्थान के अलवर में दलित की हत्या हुई, मॉब लिंचिंग हुई, तब भी चुप थे मोदी जी। मोदी जी सवाल है, मोदी जी आपसे सवाल है और संघियों के तमाम चाटुकारों अंधभक्तों से भी सवाल है कि आखिर बार बार नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है। प्यारे साथियों, अब लाइव पर कुछ संघी लग गए हैं, ये चाहते कि लाइव डिस्टर्ब कर दिया जाए। लगातार ये कोशिश करते हैं, जब जब इनकी पोल खुलती है तब तब इनके पेट में दर्द होता है। बुलेटिन 1 PM पर सरकार से तीखा सवाल तो होगा ही होगा। सवाल है मोदी जी, पहलू खान की हत्या होती है, मॉब लिंचिंग होती है, तब भी चुप रहते हैं आप। मोदी जी सवाल है, बुलंदशहर में सुबोध कुमार सिंह इंस्पेक्टर की हत्या होती है, मॉब लिंचिंग होती है, आरएसएस का दलाल बजरंग दल का नेता पकड़ा जाता है, तब भी आप चुप रहते हो मोदी जी। ये सवाल है, सवाल है मोदी जी। जवाब तो देना पड़ेगा। आज दीजिए, 1 महीने बाद दीजिए, 1 साल बाद दीजिए, लेकिन जवाब तो मोदी जी देना होगा। दिल्ली चुनाव के दौरान मोदी जी, दिल्ली चुनाव के दौरान आपके नेताओं ने जिस तरीके से उन्मादी और आतंकवादी जैसे लिप्त घटनाओं जैसा जो भाषण दिया था, जिसका परिणाम रहा कि दिल्ली में दंगा करवाया आपके नेताओं ने। आपके ही नेता प्रवेश वर्मा ने, आपके ही नेता, याद है इस देश को, आपके ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था गोली मारो सालों को, तब भी आप चुप रहे मोदी जी। सवाल है आपसे संघियों, सवाल है तुमसे। कपिल मिश्रा जैसे भारतीय जनता पार्टी के दलाल ने दिल्ली पुलिस के सामने देश को हड़काता है, दिल्ली पुलिस सामने चुप रहती है, तब भी मोदी जी, उसके बाद दिल्ली जल गया, सैकड़ों मौतें हुई, उसके बाद भी मोदी जी आप चुप रहते हो। सवाल है, आखिर देश जलता है, आप चुप रहते हो। सवाल है कि देश जलता है या आपके लोगों द्वारा जलाया जाता है कि आप चुप रहते हो, यह सवाल है मोदी जी। देश में घटना होता है या आपके लोगों द्वारा कराया जाता है, इसलिए चुप रहते हो मोदी जी। सवाल है आपसे, आखिर कब तक देश में दंगा करवाओगे? देश में आपके लोग मिलकर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाएंगे, कब तक? ये सवाल है। मोदी जी, अंधभक्तों, गाली में पैदा हुए अंधभक्तों, सवाल का जवाब देना सीखो। और मैं जानता हूं कि जब तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होता, तुम्हारे जब पेट में दर्द होता है, तो तुम पेशाब कर देते हो।
तब तुम्हारी गाली निकलती है, बाकी तुमको औकात नहीं अंधभक्तों कि तुम सवाल का जवाब दे पाओ। सवाल का जवाब देने की औकात संघियों तुम्हारे अंदर नहीं है। तुम देश के दलाल हो, तुम अंग्रेजों के दलाल थे और वर्तमान समय में भी देश में नुकसान पहुंचाने वाले दलाल हो। इसलिए अंधभक्तों, तुम सवाल का जवाब नहीं दे सकते, तुम्हारे पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है। इसलिए तुमसे सवाल है, मैं देश के इन युवाओं से कहता हूं, फेसबुक लाइव पर सैकड़ों क्रांतिकारी साथी फेसबुक लाइव को शेयर करें ताकि इनके पेट में जो दर्द होती है, इनकी दर्द के साथ इनको पेचिश हो। प्यारे साथियों, ये जो सैकड़ों सवाल है, इन सैकड़ों सवाल के साथ इन अंधभक्तों को जवाब देने की हैसियत नहीं है। इन अंधभक्तों को, गोबर भक्तों के पास तर्क नहीं है मेरे सवालों का। इसलिए बुलेटिन 8 PM में इन अंधभक्तों से तीखा सवाल करने के लिए आप सब लोगों को डेली कमेंट में इनसे सवाल करनी चाहिए। इनके पेट में खुजली होती है, इनसे सवाल करना चाहिए। मोदी जी, देश में कपिल मिश्रा ने जो घटना कराया दिल्ली में, उस पर कितना कार्रवाई आपके गृह मंत्रालय ने कराया, यह सवाल है। आप सवाल का जवाब नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास सवालों का जवाब नहीं है। मोदी जी, आपके पास नहीं है, भागवत के चेलों के पास नहीं है, भागवत के संघियों के पास नहीं है, अंधभक्तों के पास नहीं है। मेरे सवालों का जवाब तुम्हारे लोगों के पास नहीं है। इसलिए खितियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे तो गाली के अलावा कुछ और नहीं आता आपके लोगों को। उन संघियों ने, उन दलालों ने, जिन लोगों ने आज तक इस देश को नुकसान किया, वही आज भी नुकसान कर रहे हैं। प्यारे साथियों, अगला जो सवाल है, मोदी सरकार दे 5 सवाल पर उनके चेलों के पास जवाब नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट और सरकार से भी सवाल है। देश के न्यायपालिका के वर्तमान न्यायाधीश, माननीय न्यायाधीश महोदय, और देश की सरकार से सवाल है कि आखिर जहां एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से लड़ रही है, कोरोना से लड़ने की दवा खोज रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत के जज, कुछ 2-4 मनुवादी जज महोदय दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का आरक्षण कैसे खत्म किया जाए उसका उपाय खोज रहे हैं। पूरी दुनिया कोरोना की इलाज खोज रही है, लेकिन भारत के जज महोदय लोग, कुछ लोग दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का आरक्षण कैसे खत्म हो उसका इलाज खोज रहे हैं। मैं सवाल करता हूं, 2-4 सवाल है इस देश के कुछ मनुवादियों से, सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से सवाल है, और सवाल का जवाब यदि हो आपके पास तो दे देना। तो आइए सुप्रीम कोर्ट और सरकार के कुछ निर्णय के सापेक्ष कुछ सवाल करते हैं। पहला सवाल कि संघियों, आखिर तुम किस बात के लिए तैयार हो? पहला सवाल कि तुम आरक्षण खत्म करना चाहते हो, हम भी आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले तुम्हारे से शुरुआत होनी चाहिए। संघियों,
तुमसे शुरुआत होनी चाहिए। एक कदम तुम आगे बढ़ाओ, आरक्षण हम तुम्हारे मुंह पे फेंक देंगे। सबसे पहले हमारे इस देश के वंचित समुदाय के लोगों ने गटर साफ किया है। तुम नौकरी छोड़ के गटर साफ करने के लिए तैयार हो जाओ, हम आरक्षण छोड़ देंगे। तुम जाति खत्म कर दो, हम आरक्षण तुम्हारे मुंह पे फेंक देंगे। भेदभाव जाति के अनुसार, तो आरक्षण भी जाति के अनुसार तुमको देना पड़ेगा। इसलिए सवाल है बुलेटिन 8 PM पर तुमसे सवाल है संघियों कि जाति प्रथा तुम खत्म करो, आरक्षण हम खत्म कर देंगे। दूसरा, तुम नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को लागू करो। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी तुम लागू करो, हम आरक्षण तुम्हारे मुंह पर फेंक देंगे। नहीं कर सकते, तुम जाति जनगणना कराओ। इस देश के जाति के आधार पर जाति रखना चाहते हो, जाति भेदभाव चाहते हो, तो जाति जनगणना कराओ। और जाति जनगणना जब करा दोगे तो हम अधिकार अपना छीन लेंगे। इस देश के लोगों को पता लगना चाहिए कि कौन सी जाति किसका हक अधिकार खा रहा है। जिस दिन तुम जाति का जनगणना करा दोगे उस दिन मैं मान जाऊंगा कि तुम असल एक बाप के औलाद हो। इसलिए सवाल है, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अनुसूचित जाति के लोगों का आज कोरोना के दौरान भी क्वारंटाइन में रहने वाले कुछ जाहिल टाइप के सामंतवादी उनके हाथों खाना बना हुआ, उस हाथों से खाना बने हुए नहीं खाने की बात करते हैं। कितनी जाहिलता भरी है ये तुम्हारा विचार बताता है। इसलिए सवाल है, लेकिन आज जिस जमातियों के खिलाफ तुमने उन्माद खड़ा किया था, ऐ संघियों, तुम्हारे कोरोना के इलाज के लिए तुम्हारे अंदर ब्लड उसी जमातियों का जा रहा है जिससे तुम्हारा जिंदगी बच रहा है। संघियों, अब कब सुधरोगे? जिस जमातियों को तुम गाली देते थे वही जमातियों से तुम्हारी जिंदगी बच रही है, कब सुधरोगे? अगला सवाल है, बिना कानून के अपने मनमर्जी से जिस तरह की प्रतिनिधित्व न्यायपालिका में तुम लोग चलाते हो, इसको कब अस्वीकार करोगे? यह सवाल है। संघियों, सवाल है, आईएएस टॉपर काबिल मानने के लिए तुम तैयार नहीं। आईएएस टॉपर लोगों को काबिल मानने के लिए तुम तैयार नहीं। प्राइवेट सेक्टर से लेके आते हो और जाति विशेष के लोगों को तुम विशेष सचिव बनाते हो। यही तुम्हारी गंदी मानसिकता दर्शाता है। इतिहास में तुम्हारी औकात है तो तुम देख लेना अपनी भूमिका, तुमको पता लग जाएगा। अगला सवाल है, तुम संविधान मानने को तैयार नहीं। आज भी तुम्हारे लोग देश में महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं। तुम दे दो, आरक्षण तुम्हारे मुंह पे फेंक देंगे। तुम्हारे गुर्गे संसद में कानून पास होता है, उसको मानने को तैयार नहीं। आश्चर्य है तुम्हारे जैसे कुतर्कियों पर। हद तो तब हो जाती है हद तो तब हो जाती है
मोदी जी कि क्रीमी लेयर ओबीसी एससी एसटी के क्रीमी लेयर के बहाने तुम ओबीसी एससी एसटी और अल्पसंख्यक को नौकरियों में नहीं जाने देते। हद तो तब हो जाती है। सवाल है आपसे, सवाल है मोदी जी, इस सवाल का जवाब कब देंगे? अगला सवाल आरक्षण पर है। दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के आरक्षण पर लगातार कुठाराघात जो सरकारें कर रही हैं, सरकारों के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट कर रही है, इस पर मैं आप देशवासियों को यह जानकारी बताना चाहता हूं। आप जरा जानिए, मध्य प्रदेश में अभी अभी वर्तमान में जो नवी नवेली सरकार चुनी गई है भारतीय जनता पार्टी की, उसकी हालत को जानिए। इससे पूर्व जो कांग्रेस की सरकार थी, ओबीसी को 27% आरक्षण दिया था, तमाम व्यवस्थाओं में 27% आरक्षण को लागू किया था। लेकिन वर्तमान सरकार आई है तो हाल ही में हाई कोर्ट के इशारे पर 27% आरक्षण खत्म करवा करके वंचितों और पिछड़ों के तमाम विभागों में 14% पर ला दिया गया। यह सवाल है अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेक्शन में ओबीसी के 91 महिलाओं को जो अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट की थी, उनको छांट के मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने असिस्टेंट प्रोफेसर के वैकेंसी में फुलफिल की हुई 91 ओबीसी के महिलाओं को छांट के निकाल दिया हाई कोर्ट के इशारे पर। यह है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। प्यारे साथियों, अगर सरकार चाहे तो हाई कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ जाकर विधानसभा में विधेयक पारित करके ओबीसी के अधिकारों को सुरक्षित कर सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसा नहीं कर सकती। प्यारे साथियों, अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने फिर ओबीसी के बच्चों के साथ और एससी के बच्चों के साथ कुठाराघात किया है। 27 अप्रैल 2020 को यूपी सरकार का एक आदेश आता है कि आईएएस-पीसीएस के प्रारंभिक परीक्षा को पास किए हुए उन छात्रों को अनुसूचित जाति और जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए 55 लाख रुपए का बजट उत्तर प्रदेश के योगी सरकार द्वारा दिल्ली में विशेष कोचिंग कराने के लिए बजट पास किया गया है। 27 अप्रैल 2020 को योगी सरकार का एक घोषणा आता है, जिसमें आईएएस-पीसीएस के प्रारंभिक परीक्षा को पास किए हुए एससी और जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 55 लाख रुपए का बजट पास किया जाता है कि दिल्ली के विशेष कोचिंग संस्थान में इनके लिए कोचिंग दे करके इनके मेंस परीक्षा को पास करा करके इनको आईएएस-पीसीएस बनाया जाएगा। ओबीसी और एससी के बच्चों को ऐसी कोई प्रावधान नहीं दिया जाएगा। यह योगी सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। आखिर इतनी दलाली कहां से लाते हो संघियों? देश में वैमनस्यता क्यों फैलाते हो संघियों? यह सवाल है।
खैर, ओबीसी भी है घंटा बजाने में मस्त। मैं सवाल करता हूं, एक तरफ कोरोना के दौर में पूरा देश, पूरी दुनिया कोरोना का इलाज खोजने में परेशान है, लेकिन देश और प्रदेश की सरकारें ओबीसी एससी एसटी के अधिकारों को समाप्त करने, आरक्षण को छीनने में परेशान है। सवाल है, आखिर ओबीसी तुम कब जागोगे, एससी तुम कब जागोगे, यह सवाल है। सवाल है, आरक्षण पर मोदी सरकार से सवाल, और आप ओबीसी के लोगों से भी सवाल है। आपको आरक्षण में गेहूं, चावल, नमक मिलता है, क्या यही आरक्षण है? आरक्षण किसे कहते हैं? आरक्षण के मायने, योगी और मोदी सरकार के जो मायने हैं उसको जरा समझिए। सवाल है इनसे, इनको समझाना बहुत जरूरी है। आखिर कभी भी अपने स्कूल के क्रिकेट टीम में चयनित नहीं हुआ अमित शाह का बेटा जय शाह है, लेकिन डायरेक्ट बीसीसीआई बना दिया जाता है। मोदी सरकार के मायने क्या यही आरक्षण है? सीधा बीसीसीआई का अध्यक्ष दूसरा सवाल है मोदी सरकार से और देश के गुलाम ओबीसी के लोगों से कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में तमाम पदों या जजों की नियुक्तियां बिना रिटेन, बिना इंटरव्यू की कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर होती है। तो कॉलेजियम सिस्टम के कारण विशेष जाति और विशेष परिवार के लोग ही जज बनते हैं। क्या यही आरक्षण है या आरक्षण के मायने यही है? इसलिए ओबीसी के लोगों सवाल करना सीखो। कॉलेजियम ने इस देश का बंटाधार किया है। अगला सवाल है, अगला सवाल है, इस देश के मोदी सरकार से बिना आईएएस परीक्षा पास किए विशेष लोगों को केंद्रीय संयुक्त सचिव बना दिया जाता है और देश में टॉप करने वाले आईएएस को साइड लगा दिया जाता है। विशेष जाति से आने वाले लोगों को संयुक्त सचिव डायरेक्ट बना दिया जाता है। क्या यही आरक्षण है? इसलिए सवाल है, सवाल है कि जिस कंपनी को नट बोल्ट बनाने का भी अनुभव ना हो, उस कंपनी को सीधा राफेल बनाने का ठेका दे दिया जाता है विशेष लोगों के लिए। क्या यही आरक्षण है मोदी जी? एक ही मुकदमे में ओबीसी के यादव को जेल और मिश्रा को बेल। क्या यह जातिगत भेदभाव नहीं? क्या यही आरक्षण है मोदी जी? मेरे साथियों, यह न्यायपालिका का देन है। यह जाति विशेष के लोग जब तक भारत की न्यायपालिका में आते रहेंगे, देश के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। वर्तमान कोरोना के दौर में भी प्रशांत भूषण जैसे वकील ने देश में तमाम जगहों पे फंसे मजदूरों को भोजन नहीं मिल रहा था। जनहित याचिका जब सुप्रीम कोर्ट में डाला तो सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देती है, लेकिन कहता कोरोना के दौर में सुनवाई नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से सवाल है कि गोदी मीडिया का दलाल अर्णव गोस्वामी के लिए तत्काल आप 21 दिन का गिरफ्तारी पर रोक लगा देते हैं।
क्या यही न्यायपालिका है? इसलिए सवाल है मोदी जी, संघियों और ब्राह्मणवादियों से सवाल है कि सदियों से देश के मंदिरों और ट्रस्टों पर कब्जा करने वाले खास जाति के लोग हमारे आरक्षण का विरोध करते हैं। तुम सदियों से कुंडली मार के बैठे हो, 57 लाख करोड़ रुपया बना के बैठे हो, तब तुम अपने आरक्षण पर सवाल नहीं करते। देश में दलितों पिछड़ों के आरक्षण पर तुम सवाल करते हो। घिन आती है तुम्हारे इस जातिवादी मानसिकता से, ब्राह्मणों, घिन आती है। इसलिए दलितों पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, हमें आपको इनकी पोल खोलना पड़ेगा, इनके खिलाफ आवाज बुलंद करना पड़ेगा। प्यारे साथियों, अगला विषय कोरोना अपडेट का है। देश में कोरोना खतरनाक स्तर पे जा रहा है। कोरोना वायरस को लेकर पुनः मोदी सरकार ने 14 दिन का लॉकडाउन और बढ़ा दिया है। अतः मोदी सरकार के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। देश हित में जो भी फैसला लेंगे मोदी जी, सिरमौर से आपका स्वागत है। लेकिन देश में दलितों, पिछड़ों, गरीबों, वंचितों, जो भूखे, अल्पसंख्यकों जो भूखे जगह जगह मर रहे हैं, उनका ख्याल करिए, देश का ख्याल करिए। हम आपके साथ हैं लॉकडाउन बढ़ाने पर। आज लगभग 35,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव, 35,400 लगभग पूरे देश में कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। एक दिन में लगभग 1760 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव मिलते हैं। अब तक कुल मौतों की संख्या कोरोना से 1150 से ज्यादा हो चुकी है और 24 घंटे के अंदर 80 लोगों की, लगभग भारत में 80 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इसलिए प्यारे देशवासियों, आपसे अनुरोध है, घरों में बने रहें। एक सनसनीखेज है कि चारों तरफ दुकानें बंद करने का निर्देश है, लेकिन शराब, पान, गुटखा की दुकानों को खोलने का सरकार ने निर्देश दे दिया है। तो क्या शराब की दुकानों पर भीड़ नहीं मचेगा? कोरोना में शराब की क्या जरूरत है? यह सवाल है मोदी जी। पुनः आप प्यारे साथियों के बीच कल बुलेटिन 8 PM पर सरकार से तीखा सवाल करने के लिए आप सबके बीच पुनः कल हाजिर होंगे। मैं आप सबका प्यारा दोस्त डॉक्टर आरिफ पटेल बुलेटिन 8 PM पर सरकार से तीखा सवाल करने के लिए पुनः कल आप सबके बीच रात 8 बजे हाजिर होंगे। बने रहिए, हमारे पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए, वीडियो को शेयर करिए और हमारा YouTube चैनल वंचित विजन, उसको फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। चूंकि वंचितों की उठ सके आवाज, वंचितों की बोल सके आवाज, बुलंद हो सके आवाज, इसलिए वंचित